British have been in India for over 200 years. Hitler's crazy dream of conquering the world for Germany. दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1942 से। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज था, पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में चल रही थी और हिटलर यूनाइटेड किंगडम की तरफ इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा था कि ब्रिटिश राज की हालत खराब हो गई। Hitler's bomb bursting finally carries Nazi expansion across the borders of Germany, and German tanks roll across the flatlands of France toward the Channel and new victories. Nazi troops turn from devastated Dunkirk and make a move that surprises the world. England, just across the Channel, seems in easy reach. हिटलर ने सिर्फ 10 महीनों में पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने शिपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया में पेंट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। तभी शालीमार पेंट्स इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर था जिसके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तभी मुंबई में चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों को मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने अपने गैराज में पेंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने की कोशिश करी क्योंकि भारत में पेंट की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। लेकिन मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एशियन पेंट्स रखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश राज कंपटीशन हो तो बात प्रॉफिट की नहीं, बात जान बचाने की थी। लेकिन फिर चंपकलाल और उनके दोस्तों ने एक ऐसा मार्केट गैप ढूंढा जिसकी वजह से उनकी कंपनी एशियन पेंट्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि FY24 में जो बर्जर ने 1015 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, नेरोलैक ने कमाया 1182 करोड़ इन प्रॉफिट्स, लेकिन एशियन पेंट्स ने अकेले कमाया 5321 करोड़ इन प्रॉफिट्स। तो सवाल यह है कि चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर ब्रिटिश राज में बिजनेस कैसे खड़ा किया, क्या थी उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी, आज एशियन पेंट्स अपने कंपटीशन से इतना आगे कैसे निकल गया, एंड लास्टली व्हाट आर द बिजनेस लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द आइकॉनिक राइज ऑफ एशियन पेंट्स। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने देखा कि शालीमार पेंट्स बड़े बड़े शहरों में और ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी ज्यादा बिजी थी कि इंडिया के छोटे छोटे गांवों में उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने देखा छोटे छोटे गांवों में पोंगल जैसे त्योहारों में किसान अपने बैलों के हॉर्न्स को पेंट करते थे। उसी तरह साउथ इंडिया में लोग घर के एंट्रेंस को पेंट करना इंपॉर्टेंट समझते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि फॉरेन कंपनीज सिर्फ बड़े बड़े टिन्स ही बेचते थे और एक गांव का किसान बड़े टिन्स अफोर्ड नहीं कर पाता। तो एशियन पेंट्स ने छोटे छोटे 50 ml और 100 ml के अफोर्डेबल टिन्स में पेंट बेचना शुरू किया। इससे गांव गांव में एशियन पेंट्स के पैकेट्स बिकने लगे। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब रही कि 1952 तक यानी सिर्फ 10 सालों में एशियन पेंट्स का रेवेन्यू 23 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। यह है दोस्तों एक अनडिजर्व्ड मार्केट को कैप्चर करने की ताकत। और यहीं से हमें अपना पहला बिजनेस लेसन सीखने को मिलता है, एंड दैट इज कंपटीशन को हराने का बेस्ट तरीका है कि आप वहां अपनी पकड़ बनाओ जहां आपका कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लुक वेयर योर कंपटीशन इज ब्लाइंड। इससे आप तुरंत एक कैश मशीन बना पाओगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब बाकी कंपनीज ने चंपकलाल के सक्सेस को देखा तो बर्जर, नेरोलैक जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में एग्रेसिवली स्केल करने लगे और ये दोनों पेंट कंपनीज मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स थे। While Nerolac was an industrial paint company, Berger was a premium British paint company. और कई सारे कंपनीज ने एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स को भी कॉपी करने की कोशिश करी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी 1967 से लेकर 2026 तक यानी आज तक एशियन पेंट्स इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, which is 59 years of domination. A small company that began in a garage became India's largest paint company. The story of India's very own Asian Paints. The Asian Paints. Asian Paints. Asian Paints. एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। दोस्तों इसका आंसर छुपा है एशियन पेंट्स के 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स में। पहला है स्मार्ट कैपिटल मैनेजमेंट, और इस चीज को ध्यान से सुनना।
दोस्तों उन्होंने देखा कि पूरे पेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी थी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम। तभी इंडस्ट्री में होता यह था कि पेंट कंपनी हर दुकानदार को 180 दिन का क्रेडिट साइकिल देती थी। तो अगर रिटेलर 60,000 रुपीज का माल कंपनी से खरीदता था तो ये जो 60,000 रुपीज का कलेक्शन था वो होता था 6 महीनों बाद। अब शॉपकीपर के लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन पेंट कंपनी के नजरिए से देखो तो ये 60,000 रुपीज का डेड कैपिटल था, क्योंकि अगर वो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचना चाहते थे तो उनके कम से कम 6 करोड़ रुपए मार्केट में अटक जाते। और इससे 3 प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। नंबर 1, पहले तो 6 करोड़ रुपए में, एंड दैट टू इन 1967, यू कुड हैव बिल्ट अ कंप्लीटली न्यू फैक्ट्री। तो फैक्ट्री बनाने के बजाय आपका पैसा रिटेलर के पास अटका पड़ा होता। दूसरा, जब दुकानदार अगले महीने नए ऑर्डर्स प्लेस करता तब कंपनी को नया माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदनी पड़ती, लेबर को सैलरी देनी पड़ती और बिजली का बिल भी भरना पड़ता। लेकिन उसके 6 करोड़ रुपए तो अटके पड़े थे, तो कंपनी को बैंक से लोन लेकर नया पैसा लगाना पड़ता मार्केट में, जिससे कि वो अपने रिटेलर्स को माल सप्लाई कर पाए। तो सेल होने के बावजूद भी कंपनी पर लोन का प्रेशर आ जाता। और जरा सोच के देखो, अगर 6 करोड़ रुपए का माल 6 महीने तक अटक जाए तो 6 नहीं 36 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर 6 करोड़ का भी हिसाब लगा लो तो आपको तीसरी प्रॉब्लम समझ आएगी। जरा सोच के देखो, अगर 6 करोड़ का माल बिकता था तो अज्यूमिंग 30% प्रॉफिट्स कंपनी कमाता था 1.8 करोड़। लेकिन 6 करोड़ पर अगर 12% का इंटरेस्ट लग जाए तो प्रॉफिट में से 70 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में चले जाते। सो इंटरेस्ट यूज्ड टू ईट इनटू द प्रॉफिट्स। तो आधे से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट भरने में चला जाता। अब प्रॉब्लम ये था कि अगर चंपकलाल चौकसी खड़े होकर ये बोलते कि मैं रिटेलर से एडवांस पेमेंट लूंगा तो कोई भी रिटेलर एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट नहीं खरीदता, क्योंकि बाकी जो कंपनीज थी वो उनको देती थी 6 महीने का क्रेडिट साइकिल। तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या थी? अगर वो पेमेंट ले लेते तो रिटेलर्स मना कर देते, और अगर पेमेंट नहीं लेते तो उनका पूरा वर्किंग कैपिटल अटक जाता। तो सवाल यह है कि चंपकलाल चौकसी और उनके दोस्तों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? दोस्तों, एशियन पेंट्स ने लॉन्च किया एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम था रेगुलर पेमेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 दिन में पेमेंट करते हो तो आपको मिलता नो डिस्काउंट। अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते तो आपको मिलता 2% कैश डिस्काउंट। अगर आप 7 दिन में पेमेंट करते तो आपको मिलता 3.5% कैश डिस्काउंट। अब दुकानदार के लिए ये जो 3.5% का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि उनका मार्जिन ही 10 से 12% था। तो 12 की जगह उन्हें मिलता 15% प्रॉफिट, यानी 25% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो डीलर को मिला एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बेटर मार्जिन्स और बिजनेस को ग्रो करने का मौका। और एशियन पेंट्स को मिला 6 से 7 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल, जिसको उन्होंने इन्वेस्ट किया फैक्ट्री, मार्केटिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। आप देखिए इस स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट। जब बाकी कॉम्पिटिटर्स अपने पैसों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे भाग रहे थे, तभी एशियन पेंट्स के पास कैश ही कैश था। बाय द वे, 6 करोड़ रुपीज इन 1967 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपीज टुडे। तो इसमें आता है हमारा दूसरा लेसन, एफिशिएंसी इज द इनविजिबल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप हर सिस्टम में पीक एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको एक ऐसी इनविजिबल अपॉर्चुनिटी दिखेगी जो आपकी किस्मत बदल देगी। सो रिमेंबर, एफिशिएंसी इज द इनविजिबल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कोई काम को आज 200 रुपए में कर रहे हो तो कल उसको 100 रुपए में करने की कोशिश करो। अगर किसी काम को आप 6 दिन में कर रहे हो तो उसको 2 दिन में करने की कोशिश करो। ऐसा करते करते आपका जो एफिशिएंसी है वो कंपाउंड होगा और उसके साथ आपका प्रॉफिट भी कंपाउंड होगा। द बेस्ट पार्ट इज, आपको कुछ नया करने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। और वही किया एशियन पेंट्स के फाउंडर ने, विच इज दे अचीव्ड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। अब देखिए इस एफिशिएंसी का कमाल। एशियन पेंट्स ने इन पैसों को यूज करके खरीदा एक सुपर कंप्यूटर जो उस समय इसरो के पास भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे इन्हें मिला एक और सुपर पावर जिसे कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। दोस्तों, नॉर्मल कंपनीज को महीनों बाद पता चलता कि मार्केट में कौन सा पेंट बिक रहा है और कौन सा पेंट बिकने वाला है। इनफैक्ट ज्यादातर कंपनी सिर्फ अंदाजे पे चलती हैं। अगर आप आज किसी कपड़े के रिटेलर के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि सर आप ये जो इन्वेंट्री है इसको कैसे चूज करते हो, तो वो आपको बोलेंगे सर हमारा ना जजमेंट का ही काम है। इनफैक्ट मैंने एक रिटेलर से पूछा कि सर आप कंप्यूटर और डेटा एनालिस्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा कंप्यूटर ना यहाँ होता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2026 की। लेकिन सोचो 30-40 साल पहले एशियन पेंट्स के फाउंडर्स ने कितना बड़ा फोरसाइट रखा। जहां नॉर्मल कंपनीज को महीनों बाद पता चलता कि मार्केट में कौन सा पेंट बिक रहा है, एशियन पेंट्स के पास 10 साल का डेटा था
तो उन्होंने उस डेटा को कंप्यूटर को दिया और डेटा को प्रोसेस किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस डेटा एनालिसिस दे वर एबल टू फिगर आउट मंथ्स इन एडवांस कि केरला में ओणम के वक्त कौन सा शेड बिकेगा, पंजाब में दिवाली पर कितनी और कौन सी पेंट बिकेगी, और कर्नाटका में कौन से फेस्टिवल की वजह से किस पेंट का डिमांड बढ़ने वाला है। इनफैक्ट अगर कोई पेंटर किसी दुकान पर जाए तो देयर इज अ 98.5% चांस कि एशियन पेंट्स का वही शेड उसी जगह पर मौजूद होगा। मतलब हर ट्रक, हर सीजन, हर स्टेट, हर जोन का पूरा कंट्रोल एशियन पेंट्स के सुपर कंप्यूटर के पास था। तो आप समझ रहे हो, इट वाज अ विजनरी आइडिया। इससे एशियन पेंट्स बिना डिस्ट्रीब्यूटर के डिपेंडेंसी के रिटेलर्स को डायरेक्ट अपना माल बेच पाए, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन्स बच गए, प्रोडक्ट ज्यादा अफोर्डेबल हो गया और रिटेलर को ज्यादा बिजनेस मिला। इससे एशियन पेंट्स पूरे इंडिया में अपने ऑपरेशंस को स्केल कर पाए। एंड लुक एट दिस, एज ऑफ 2026 बर्जर पेंट्स के पास थे 64,000 डीलर्स, नेरोलैक के पास थे 30,000 डीलर्स, एक्सो नोबल के पास थे 20,000 डीलर्स, लेकिन एशियन पेंट्स के पास अकेले थे 1.7 लाख डीलर्स। तो एशियन पेंट्स का नेटवर्क बर्जर से लगभग 2.5 गुना, नेरोलैक से 5 और एक्सो नोबल से 8 गुना बड़ा है। एंड लास्टली एशियन पेंट्स ने अपने रिटेलर को दिया टिंटिंग मशीन, एंड दिस वाज द लास्ट एंड परहैप्स द मोस्ट पावरफुल सुपर पावर। ये एक ऐसी मशीन थी जो एक वाइट बेस पेंट में अलग अलग कलर्स के ड्रॉप्स को प्रिसाइज क्वांटिटी में मिक्स करके एग्जैक्ट शेड तैयार कर देती थी, जिससे कस्टमर को एग्जैक्टली वही कलर मिलता जो उन्हें चाहिए था। तो अगर आपको सैफरन कलर चाहिए तो मशीन ऑटोमेटिकली रेड और येलो को परफेक्ट क्वांटिटी में मिक्स करके बिल्कुल वही सैफरन शेड प्रोड्यूस करेगी जो आपको चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो, शॉपकीपर को अपनी इन्वेंट्री में 200 कलर्स की जगह सिर्फ एक वाइट बेस पेंट रखना पड़ता, तो उनका स्पेस बच गया, इन्वेंट्री वेस्टेज कम हो गया और कस्टमर्स को एग्जैक्ट शेड देने का मौका मिला। लेकिन नेरोलैक और बर्जर दोनों कंपनीज मिलाकर जहां 46,000 टिंटिंग मशीन्स डिप्लॉय कर पाए, एशियन पेंट्स ने अकेले ही 50,000 मशीन्स डिप्लॉय करे हैं। और आज एशियन पेंट्स इंडियन मार्केट में इतना डोमिनेटिंग प्लेयर बन चुका है कि जहां बर्जर ने FY24 में 11,199 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, नेरोलैक ने FY24 में 7,801 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, लेकिन एशियन पेंट्स अकेले ने ही 31,205 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, which means Asian Paints generates more revenue than its next two competitors combined। ये है दोस्तों एशियन पेंट्स की कहानी। और इसी तरह चंपक लाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ as to what are the business lessons that you learned from this iconic story। That's all from my side today guys। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडीज के बारे में जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।